जब भी इतिहास के महान शासकों की बात होती है ना, तो कुछ ही नाम हैं जिनके साथ महान यानी द ग्रेट जुड़ता है, जैसे सिकंदर महान या पीटर महान। और इसी लिस्ट में एक नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। तो आज हम इसी तीसरे मुगल सम्राट की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उन्हें ये उपाधि मिली। तो यही वो पहेली है जो अकबर को इतना दिलचस्प बनाती है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन उसने एक साम्राज्य पर ऐसी शानदार तरीके से हुकूमत की कि इतिहास ही बदल दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक विरोधाभास जैसा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अकबर की कहानी की शुरुआत ही उथल-पुथल से होती है। जरा इस सिचुएशन को समझिए। जन्म हुआ निर्वासन में। पिता हुमायूं अपना राजपाट खो चुके हैं और भागे भागे फिर रहे हैं। वो जैसे तैसे दिल्ली की गद्दी वापस तो हासिल कर लेते हैं, पर कुछ ही महीने बाद एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। और फिर बूम! अचानक सिर्फ 14 साल की उम्र में अकबर एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बन जाता है जो कभी भी बिखर सकता है। मतलब कोई प्रेशर ही नहीं, है ना? तो अपने शासन के शुरुआती दौर में अकबर बस एक लड़का ही तो था जो एक साम्राज्य को चलाना सीख रहा था। उस वक्त सबसे बड़ी बात थी बस किसी तरह टिके रहना और अपनी पकड़ मजबूत करना। और हाँ, वो इस सब में अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका वफादार और कह सकते हैं काफी बेरहम संरक्षक बैरम खान, जो उसे गाइड कर रहा था। तो अकबर के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बस अपनी गद्दी बचाना। हर तरफ दुश्मन थे। सूरवंश से लेकर दूसरे बड़े बड़े सरदार तक हर कोई इस इंतजार में था कि कब मौका मिले और इस लड़के को गद्दी से हटा दिया जाए। ये बिल्कुल एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर मोहरा उसे शह और मात देने की फिराक में था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1556 और जगह थी पानीपत। ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये मुगल सल्तनत की किस्मत का फैसला था। हेमू पर जो जीत मिली, उसने उत्तर भारत पर अकबर की पकड़ को एकदम चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। और यहीं से अकबर सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो अब एक साम्राज्य बना रहा था। तो ठीक है, अब जब घर की हालत संभल गई थी, तो अगला कदम क्या होना चाहिए था? आराम करना? बिल्कुल नहीं। अगला कदम था विस्तार। अकबर ने एक जबरदस्त अभियान शुरू किया। मकसद साफ था, अपने दुश्मनों को खत्म करो और अपनी सरहदों को इतना मजबूत बना लो कि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ही न कर सके। और ये जो कहावत है ना, ये अकबर की सोच को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। वो मानता था कि सबसे अच्छा डिफेंस ही अटैक है। उसकी फिलॉसफी सीधी थी, अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो मतलब आप कमजोर हो रहे हैं, और अगर आप कमजोर हैं तो आप अपने पड़ोसियों को दावत दे रहे हैं कि आओ हम पर हमला करो। बस यही सोच थी जिसके कारण उसके सैनिक अभियान लगभग लगातार चलते रहते थे। लेकिन अकबर की स्ट्रैटेजी सिर्फ ब्रूट फोर्स वाली नहीं थी, वो बहुत स्मार्ट था। एक तरफ जहां जरूरत पड़ी, उसने चित्तौड़गढ़ जैसी जगहों पर जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ उसने कूटनीति का भी सहारा लिया। राजपूतों के साथ शादी ब्याह के रिश्ते बनाए ताकि दुश्मन दोस्त बन जाएं। और जो राजा हार जाते थे, उन्हें अपनी ही सरकार में बड़े बड़े पद दे दिए ताकि वो वफादार रहें। मतलब ये गाजर और छड़ी वाली पॉलिसी का एक क्लासिक केस था, जिसे एक साम्राज्य के लेवल पर खेला जा रहा था। अब देखिए, जमीनें जीत लेना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य पर आखिर हुकूमत कैसे की जाए, वो भी असरदार तरीके से। इसके लिए लड़ाई के मैदान वाले हुनर से कुछ अलग चाहिए था। तो इस चैलेंज का अकबर का जवाब था मनसबदारी सिस्टम। अब ये क्या था? इसे आप एक बहुत बड़ी कंपनी के स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं, बस ये एक साम्राज्य के लिए था। इसमें आपका पद, आपकी रैंक इस बात से तय नहीं होती थी कि आप किसके बेटे हैं, बल्कि इस बात से कि आप कितने काबिल हैं और बादशाह के कितने वफादार हैं। इसका फायदा एक तो ये कि सबसे काबिल लोग टॉप पर पहुंचते थे, और दूसरा ये कि कोई भी एक अफसर इतना ताकतवर नहीं बन पाता था कि वो बादशाह को ही चुनौती दे दे। और फिर बात आई पैसे की, रेवेन्यू की। दहसाला सिस्टम ने टैक्स कलेक्शन के पूरे बिखरे हुए सिस्टम में एक लॉजिक और फेयरनेस ला दी। कैसे? पिछले 10 साल की पैदावार का एवरेज निकाला जाता था। इससे किसानों को एक तरह की सिक्योरिटी मिली। उन्हें पहले से पता होता था कि कितना टैक्स देना है। नतीजा, विद्रोह कम हुए और साम्राज्य का खजाना भी लगातार भरता रहा। लेकिन जानते हैं, अकबर की सेना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी शानदार क्यों न रहा हो, उसका असली इम्तिहान ये नहीं था। असली सबसे बड़ा टेस्ट तो कुछ और ही था। वो ये कि एक ऐसी जमीन पर हुकूमत कैसे की जाए जो अनगिनत धर्मों, संस्कृतियों और अलग अलग वफादारियों में बटी हुई हो, और वो भी बिना देश को तोड़े।
और शायद यहीं पर अकबर सच में महान बनता है। उसने 2 ऐसे काम किए जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। पहला, उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो विवादास्पद जजिया टैक्स था, उसे खत्म कर दिया। और दूसरा, उसने सरकार के सबसे ऊंचे पद हर धर्म के काबिल लोगों के लिए खोल दिए। यह सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि ये साम्राज्य किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। और ये सब सिर्फ राजनीति के लिए नहीं था, ये अकबर की अपनी सोच थी। उसके अंदर सच को जानने की एक गजब की प्यास थी जो कभी बुझती नहीं थी। उसने फतेहपुर सीकरी में अपना मशहूर इबादत खाना बनवाया और वहाँ इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, हर धर्म के विद्वानों को बहस के लिए बुलाया। वो सिर्फ दिखावे के लिए टॉलरेंट नहीं बन रहा था, वो सच में सीखना चाहता था। वो समझना चाहता था कि इन सभी अलग अलग विश्वासों के बीच में कॉमन क्या है। और अपने साम्राज्य की ताकत और अपने विजन का लोहा मनवाने के लिए अकबर ने स्क्रैच से एक पूरी की पूरी नई राजधानी खड़ी कर दी, फतेहपुर सीकरी, यानी विजय का शहर। ये उसकी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता सबूत था जो पत्थर से बना था, उसकी जीतों का एक शानदार जश्न। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी शानो शौकत के बाद भी इस शानदार शहर को सिर्फ 14 साल बाद ही वीरान छोड़ दिया गया। और वजह थी पानी की कमी। ये बात हमें एक छोटी सी लेकिन बड़ी सीख देती है कि कभी-कभी सबसे बड़े और सबसे शानदार प्लान्स में भी एक छोटी सी मगर घातक कमी रह जाती है। तो इन सारी जीतों, नए-नए सुधारों और शानदार इमारतों के बाद आखिर अकबर ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उसकी लगभग 50 साल की हुकूमत ने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? अगर अकबर की विरासत को सिर्फ एक नंबर में बताना हो तो वो नंबर होगा 3, क्योंकि उसके राज में मुगल साम्राज्य का आकार और उसकी दौलत दोनों 3 गुना बढ़ गए थे। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस स्थिरता, उस सुरक्षा और उस खुशहाली की बात है जो इतने बड़े पैमाने पर मुमकिन हो पाई। और आखिर में यही सब वजह हैं कि इतिहासकार अकबर के दौर को एक सुनहरा दौर मानते हैं। सोचिए, एक कुशल सरकार ने देश में आर्थिक तरक्की का माहौल बनाया। उस तरक्की से मिले पैसे ने कला और वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और ये सब कुछ टिका हुआ था धार्मिक सहिष्णुता की उस मजबूत नींव पर, जिसने पूरे साम्राज्य को एक साथ जोड़ के रखा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अकबर की विरासत का सबसे बड़ा सवाल यही है, उसकी मिलिट्री पावर बनाम उसकी सबको साथ लेकर चलने की सोच। क्या उसका साम्राज्य तलवार के जोर पर बनाया गया था या फिर सुलह-ए-कुल यानी सबके लिए शांति के महान विचार पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं।